बात है। दो दोस्त रामू और कालू काम से लौट रहे होते हैं। रात बहुत हो चुकी होती है। तभी वो गांव की बड़ी पानी की टंकी के नीचे से गुजरते हैं तो उन्हें वहाँ खून पड़ा हुआ दिखता है। अरे कालू, ये खून कैसा? लगता है किसी जख्मी जानवर का होगा। तभी ऊपर टंकी से एक बूंद खून की टपकती है। फिर वो दोनों ऊपर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। वो खून की बूंद पानी की टंकी से गिर रही होती है। अरे रामू भाई, मुझे तो यहाँ गड़बड़ लग रही है, जल्दी निकल यहाँ से। फिर वो दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन पूरे गांव के नल में पानी की जगह खून आने लगता है। सब नल से खून आता देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे मीना बहन, क्या तुमने नल खोलकर देखा? हाँ बहन, कल रात से नल से खून आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। फिर सब गांव में डर का माहौल बन जाता है। भाई, लगता है गांव पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है, तभी ये सब हो रहा है। अरे भाई, मैं कल रामू के साथ आ रहा था, तब मैंने देखा था पानी की बड़ी टंकी से खून टपक रहा था। इसका मतलब पानी की टंकी में ही कुछ गड़बड़ है, तभी गांव के सभी नालों में खून आ रहा है। अरे पानी की टंकी के पास जाकर देखते हैं, आखिर माजरा क्या है। फिर वो सब लोग मिलकर पानी की टंकी के पास पहुंच जाते हैं। कालू भाई, तुम सीढ़ी चढ़कर ऊपर टंकी पर जाओ और देख कर आओ कि माजरा क्या है। अरे नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं जाने वाला। अगर कोई भूत प्रेत का चक्कर हुआ तो। अरे यार, तू भी ना डरपोक कहीं का, तू यहीं रुक, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर गांव वाला सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और पानी की टंकी में झांक कर देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। अरे नहीं नहीं, अरे मर गया रे। फिर उस गांव वाले की चीख के साथ एकदम से शांति हो जाती है। वो गांव वाला किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था। सब गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ भाई? ये ऊपर तो गया लेकिन वापस क्यों नहीं आया? फिर सब गांव वाले उसे बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। अरे हरिया, तुम ऊपर जाकर देखो, कहीं उसका पैर तो नहीं फिसल गया, क्या पता बेहोश हो गया हो। फिर हरिया भी ऊपर जाता है और वह भी लौट कर वापस नहीं आता है। फिर गांव वाले बहुत देर उसका इंतजार करते रहते हैं। अरे हरिया भाई, सब ठीक तो है? क्या तुम हमें सुन सकते हो? हरिया भाई, आवाज दो। हरिया, हरिया। गांव वाले उसे बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आखिर ये चक्कर क्या है? जो भी ऊपर जाता है वो वापस लौटकर क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई, मुझे तो डर लगता है, जरूर कोई भूत प्रेत का चक्कर है। रामू, तुम ऊपर जाकर देखो कि माजरा क्या है। अरे नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं जाने वाला। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और आप मुझे मरने के लिए भेज रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आप किसी और को बोलो। अरे डरपोक कहीं का, क्या गांव में कोई मर्द है जो हिम्मत दिखाकर ऊपर टंकी में देखकर आए कि आखिर लोग वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? सब गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं लेकिन कोई भी टंकी पर चढ़ने को तैयार नहीं होता। अरे सरपंच जी, हमने 2 जवान गांव वालों को खो दिया है। मुझे लगता है अब हमें किसी और जवान आदमी को ऊपर नहीं भेजना चाहिए। अब हमें किसी ऐसे आदमी को भेजना चाहिए जो अपनी जिंदगी जी चुका हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो कालू। फिर गांव वालों की नजर रहीम चाचा पर पड़ती है। रहीम चाचा हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे कमबख्तो, मेरे तरफ क्या देख रहे हो? मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे रहीम जी, आप अपनी जिंदगी जी चुके हो, अब आपको ही ऊपर जाना होगा। अरे सरपंच, तेरा नाश मिटे, मुझे ऊपर मरने के लिए क्यों भेजना चाहता है? हैं? मैं नहीं जाने वाला। अरे नाश मिटो, छोड़ दो मुझे। अरे मर गया रे। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया रे। अरे रहीम जी, अगर आप ऊपर नहीं गए तो मैं आपको गांव से निकाल दूंगा। अरे क्या मुसीबत है? अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यह ध्यान रखना। अरे रहीम चाचा, आप घबराओ नहीं, हमने आपकी कमर में रस्सी बांध दी है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम आपको नीचे खींच लेंगे।
और जैसे ही वो ऊपर पहुंचकर टंकी का ढक्कन खोलते हैं तभी एक हाथ उनकी गर्दन पकड़ लेता है। अरे मर गया रे, अरे चुड़ैल, अरे कम वक्त तो मुझे नीचे खींचो, अरे यहाँ पर एक चुड़ैल है, अरे चुड़ैल तेरा नाश मिटे, छोड़ मुझे। और सब रस्सी को पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं। जोर से खींचो भाइयों, और जोर लगाओ। फिर जोर से खींचने पर चुड़ैल रहीम चाचा को छोड़ देती है और वापस टंकी के अंदर घुस जाती है। रहीम चाचा जोर से जमीन पर गिरते हैं। अरे मेरी कमर, अरे गाँव वालों तुम्हारा नाश मिटे, तुमने मुझे बलि का बकरा बनाकर ठीक नहीं किया। अरे सरपंच जी, अब हम जानते हैं कि ऊपर टंकी में चुड़ैल है, हमें उसे वहाँ से निकालना होगा। अरे लेकिन हम उसे वहाँ से निकालेंगे कैसे? किसी के पास कोई तरकीब है तो बताओ। भाई एक काम करो, टंकी को आग लगा देते हैं, वो अपने आप इसमें जलकर राख हो जाएगी। नहीं नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पति अभी भी उस टंकी में है, क्या पता वो जिंदा हो। हाँ सुमन बहन सही बोल रही है, हमारे पति अभी मरे नहीं है, हो सकता है चुड़ैल ने उन्हें अभी तक ना मारा हो। हम टंकी में आग नहीं लगा सकते, कोई और तरकीब लगानी होगी। फिर सब गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी रात होने लगती है और टंकी से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब गांव वाले डर जाते हैं। अरे नहीं, अब मुझे लगता है यहाँ ठहरना सही नहीं होगा। रात होने पर ये भूत प्रेत और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, हम उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सरपंच के इतना बोलते ही सब गांव वाले अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। अरे भागो रे, ये चुड़ैल तो जाग गई, अरे मेरी तो शक्ल भी पहचान गई है, अरे कमबख्त सबसे पहले मुझे ही मारेगी। फिर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं और रात भर टंकी से डरावनी डरावनी आवाजें आती रहती हैं। कोई भी गांव वाला डर के मारे रात भर सो नहीं पाता है। और फिर सुबह होने पर सब गांव वाले फिर से टंकी के नीचे पहुंच जाते हैं। गांव के पुजारी भी उस चुड़ैल के बारे में सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। पंडित जी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आप ही इस मुसीबत का कोई हल निकालिए। एक रास्ता है, मेरे पास गंगा जल है, अगर कोई आदमी ऊपर जाकर टंकी में गंगा जल की एक बूंद भी पानी में डाल दे तो वो चुड़ैल सहन नहीं कर पाएगी। फिर पंडित जी की बात सुनकर सब रहीम चाचा की ओर देखने लगते हैं। अरे कमबख्तो, तुम्हारा नाश मिटे, खबरदार अगर किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। हाँ अरे चाचा, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, आप ही पूरे गांव को बचा सकते हो। अरे चुप कर, मैं तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला, अब की बार किसी और को ढूंढ लो। हाँ अरे यार, ये ऐसे नहीं मानने वाले, चलो पकड़ो इन्हें। फिर गांव वाले जबरदस्ती रहीम चाचा को उठा लेते हैं और उनके हाथ में गंगा जल का लोटा पकड़ा देते हैं। अरे कमबख्तो, तुम्हारा नाश मिटे, हर बार बलि का बकरा मुझे ही क्यों बनाते हो? अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, अरे अजय मुसीबत है, अरे इससे अच्छा तो मैं गांव छोड़कर ही चला जाता। फिर रहीम चाचा धीरे धीरे ऊपर टंकी की ओर जाने लगते हैं। अरे चाचा, डरो नहीं, हमने रस्सी बांधी हुई है, अगर उस चुड़ैल ने आपको पकड़ा तो हम आपको नीचे खींच लेंगे। फिर चाचा टंकी पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही टंकी का ढक्कन हटाते हैं वो चुड़ैल आधी टंकी से बाहर निकलती है और चाचा की गर्दन पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, अरे चुड़ैल जी, अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो। अरे बुड्ढे, तुझ में तो बहुत हिम्मत है, आज फिर मरने आ गया। हाँ अरे कम वक्त हो, अरे देख क्या रहे हो, अरे मुझे नीचे खींचो, अरे खींचो रे। अरे चाचा, जल्दी से वो गंगा जल का लोटा टंकी में डालो, अरे जल्दी। फिर चाचा उस लोटे को टंकी के अंदर फेंक देते हैं। ए बूढ़े,
ये क्या किया तूने? क्या डाला तूने पानी में? फिर सब लोग इंतजार करने लगते हैं। अरे पंडित जी, अरे आपके गंगा जल का तो कोई असर नहीं हुआ। अरे मर गए, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मेरे शरीर में जलन क्यों हो रही है? तभी वो चुड़ैल रहीम चाचा को छोड़ देती है और तड़पती हुई टंकी से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही उसमें आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है। उसके मरते ही टंकी का पानी फिर से ठीक हो जाता है और वो दोनों गांव वाले भी सही सलामत टंकी से बाहर आ जाते हैं। उस दिन के बाद से रहीम चाचा उस गांव के हीरो बन जाते हैं। गांव श्याम नगर में हर रोज शाम को पकौड़े की बहुत ही तेज खुशबू आती थी। अगर कोई भी उस खुशबू की तरफ जाता तो उसे वहाँ एक पकौड़े वाली चुड़ैल मिलती जो उस गांव वाले को तड़पा तड़पा कर मार देती थी। इस वजह से गांव वाले डर कर अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बिल्कुल नहीं खोलते थे। एक शाम दिनेश घर में बैठा शराब पी रहा होता है, तभी उसे पकौड़े की खुशबू आती है। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है पकौड़ों की। अगर शराब के साथ ये खाने को मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। उसी समय दिनेश की पत्नी सीमा वहाँ आ जाती है और बोलती है, अजी कहाँ जा रहे हो? एक तो शराब पीकर गलत काम कर रहे हो, ऊपर से शाम के समय पकौड़े चाटने जा रहे हो। मैं मना कर रही हूँ, कहीं नहीं जाना। पता है ना, ये भूतिया पकौड़े वाली का जाल भी हो सकता है। दिनेश जो शराब के नशे में चूहे से शेर बन चुका था और बोलता है, मुझे समझाती है, पता है ना मैं नशे में हूँ और नशे में चूहा भी शेर बन जाता है। जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा भूतिया पकौड़े वाला है, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा आज। ऐसा कहकर दिनेश वहाँ से निकल जाता है और पकौड़े की खुशबू की दिशा में चलने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है, वही भूतिया पकौड़े वाली वहाँ आ जाती है और बोलती है, क्यों रे शराबी, तू बहुत बहादुर बन रहा था ना अपने घर पर, चल कर मेरी ऐसी की तैसी, मैं भी तो देखूं जरा। चुड़ैल की बात सुनकर दिनेश हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले दिनेश कुछ करता, चुड़ैल उसे उठा लेती है और बोलती है, क्या हुआ, क्या सोच रहा है, मुझे कैसे पता चला? मुझे सब पता है, तुम गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचते हो। सब पता है मुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश को मार देती है। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश मिलती है। उसी समय दिनेश की पत्नी सीमा भी वहां आ जाती है और लाश को देखकर रोते हुए बोलती है, मैंने कहा था इस शराबी को मत जा, वो खूनी चुड़ैल हो सकती है, लेकिन नहीं माना इसने। बहुत बहादुर बन रहा था, अब मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। फिर गांव वाले मिलकर दिनेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद गांव में शाम के बाद तो मानो कर्फ्यू सा लग जाता है। कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन सरपंच जी बोलते हैं, हे भगवान, हमें शैतान से बचाओ, बदले में चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन इस गांव को इस शैतान के चंगुल से आजाद करवा दो। कुछ दिनों बाद गांव में सोहन आता है। सोहन शहर से डॉक्टरी की पढ़ाई कर वापस लौटता है। सोहन की बूढ़ी दादी सोहन को बोलती है, सोहन बेटा, गांव में शाम के बाद मत घूमना और जो काम हो दिन में ही निपटा लेना। गांव और शहर के माहौल में बहुत फर्क है। दादी की बात सुनकर सोहन को समझ नहीं आता और वो थके होने के कारण अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सोहन दादी से कहता है, दादी, मुझे अपने बचपन के दोस्तों से मिलने का मन कर रहा है, मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ। दादी सोहन से कहती हैं, ठीक है सोहन बेटा, जहाँ जाना है चले जा, लेकिन मेरी बात याद रखना, शाम होने से पहले वापस घर लौट आना। दादी की बात सुनकर सोहन वहाँ से चला जाता है और अपने बचपन के दोस्त पन्नू और रवि से मिलता है। पन्नू और रवि सोहन को देखकर बहुत खुश होते हैं। तुम बिल्कुल नहीं बदले पन्नू। अरे यार चलो छोड़ो ये सब, चलो कहीं घूम कर आते हैं, खूब मस्ती करेंगे वहाँ, क्या बोलते हो तुम दोनों? नहीं सोहन, अब इस गांव में वो बात नहीं रही यार। अब इस गांव में कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता है। घर से नहीं निकलता है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, ऐसा क्या हो गया इस गांव में जो कोई भी रात में यहाँ से नहीं निकलता? कोई बताओ मुझे। अच्छा, तभी मैं कहूँ दादी मुझे शाम होने से पहले घर आने को क्यों बोल रही थी। मुझे और बताओ उस चुड़ैल के बारे में। अब और क्या बताएं सोहन, किसी भी गांव वाले ने उस चुड़ैल को नहीं देखा है, क्योंकि शाम होते ही सब गांव वाले डर की वजह से अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसा कहकर पन्नू और रवि वहाँ से चले जाते हैं।
ये दोनों भी कितने भोले हैं। भला ऐसा भी होता है क्या? भूतिया चुड़ैल, वो भी पकौड़े वाली। हाँ अरे वाह, क्या नाम दिया है। हाँ? ऐसा कहकर पन्नू और रवि वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। ये दोनों भी ना लगता है मुझे डराना चाहते हैं। मैं आज अपने घर की खिड़की खुली रखता हूँ, देखता हूँ कौन सी भूतिया पकौड़े वाली आती है। और अपने घर की खिड़की खोलकर ही सो जाता है। रात होते ही गांव में पकौड़े की खुशबू फैल जाती है, क्योंकि वही भूतिया पकौड़े वाली गांव के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। अरे ओ गांव वालों, जरा बाहर तो आओ, देखो क्या मस्त पकौड़े लाई हूँ बनाकर, प्याज के, बैंगन के और न जाने कौन कौन से। कोई तो आओ। चुड़ैल थोड़ी देर तक गांव के बीच में खड़ी रहती है। लगता है गांव वाले मेरे पकौड़े नहीं खाना चाहते। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना ग्राहक अपने आप ही ढूंढ लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। तभी उसे सोहन की खुली खिड़की दिखती है। लगता है आज का ग्राहक मिल गया है। उस खुली खिड़की में ही छुपा है मेरा शिकार। जिसे खाकर मैं करूंगी अपनी भूख का अंतिम संस्कार। वाह वाह वाह, क्या शायरी है, क्या शायरी है। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने पकौड़े के साथ वहाँ खड़ी हो जाती है और पकौड़ों की खुशबू खिड़की से होते हुए सोहन की नाक में जाती है। सोहन उठ जाता है। अरे वाह, क्या मस्त खुशबू आ रही है पकौड़ों की। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो पकौड़े कितने बढ़िया होंगे, मजा आ जाएगा, चलकर देखता हूँ। ऐसा कहकर सोहन अपने घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, ये तो सचमुच में चुड़ैल है भाई। इसका मतलब सब लोग सच कह रहे थे। अरे मर गया रे, कोई तो बचाओ। सोहन की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। तो चूजे, तुझे क्या लगा कोई प्लास्टिक का भी चुड़ैल होती है? अरे तू कितना भी चिल्ला ले, कोई नहीं निकलेगा इस समय। ऐसा कहकर चुड़ैल सोहन को उठाकर अपनी दुकान के पास ले जाती है। क्या मोटा माल है, इसके तो क्या मस्त पकोड़े बनेंगे। आज इंसानी पकोड़ा ही खाती हूँ तलकर। लेकिन इससे पहले थोड़ा चाकू तेज कर लूं। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने चाकू की धार को तेज करने लगती है। ये देखकर सोहन घबरा जाता है और बोलता है, देखो चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मुझे लगा मेरे गांव के दोस्त मजाक कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आपको देखकर यकीन हो गया कि वो सच कह रहे थे। मुझे जाने दो, तुम जो भी बोलोगी मैं वो करूंगा। तू कुछ भी कर ले या बोल ले डार्लिंग, लेकिन आज तो मैं तुझे मार कर खाऊंगी ही। ऐसा कहकर चुड़ैल सोहन के ऊपर चाकू से वार करती है, लेकिन सोहन पीछे हट जाता है और उसके कपड़े फट जाते हैं। कपड़े फटते ही उसका तावीज बाहर आ जाता है जो उसने पहना हुआ था। चुड़ैल तावीज को देखकर पूछती है, ये तावीज तुझे कहाँ से मिला? कौन है तू? ये ताबीज मुझे मेरी दादी ने बचपन में पहनाया था। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इस ताबीज के बारे में कैसे पता चला? सोहन की बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोहन से बोलती है, सोहन बेटा, ये तावीज मेरा है और मैं बहुत साल पहले मरते समय ये तावीज अपने बेटे को पहना गई थी। उसी समय सोहन की दादी सोहन को ढूंढते हुए वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, चुड़ैल, ये तेरा ही बेटा है जिसे मैंने पाला है। आज तू अपनी भूख मिटाने के लिए इसे मारने चली थी, तुझे शर्म आनी चाहिए। दादी की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और दादी से बोलती है, सही कह रही हो दादी, मुझे इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। न जाने मैंने कितने लोगों की जान ली है, लेकिन मुझे मेरा ये बेटा ही मुक्ति दिलवा सकता है। वो ये तावीज मेरे गले में डालकर भगवान शिव का मंत्र पढ़े तो मैं इस चुड़ैल की योनि से आजाद हो जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर सोहन रोते हुए बोलता है, माँ, आपको मैं इस योनि से मुक्ति जरूर दिलाऊंगा ताकि आप किसी और को फिर से न मारें और इस दुनिया से चली जाएं। ऐसा कहकर सोहन अपना तावीज चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और शिव भगवान का नाम लेने लगता है। चुड़ैल थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो जाती है। चल मेरे बेटे, घर चल, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए पकौड़े बनाए हैं।